हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है एग्रीकल्चर उसको देखने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग एग्रीकल्चर को जान जाएंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे कि कितने प्रकार के एग्रीकल्चर भारत में होते हैं और उसके साथ साथ जानेंगे कि सॉइल क्या है और सॉइल कितने टाइप के होते हैं और कौन सा सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। फिर पढ़ेंगे कि भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है कि कैसे खेती किया जाता है, उस क्रॉपिंग पैटर्न को जानेंगे। ये पूरा वीडियो लेक्चर में हम लोग जो मेन क्रॉस है इस चैप्टर का उसको जान लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को लेट ना करके हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, देखिए आप लोग एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होंगे क्योंकि आप लोग जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ पे खेती आम बात है। ठीक है, तो भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो खेती वहाँ पे आम बात है। तो वही लिखा गया है, द एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। अब देखिए एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ खेती करें। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि खेती करने के साथ साथ मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मतलब आप अनाज बोने के साथ साथ क्या है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी है, पशुपालन। ठीक है, या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले बताओ कि एग्रीकल्चर क्या है, तो आप बताइएगा एग्रीकल्चर आर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड रियरिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, आप पशु पालते हैं या खेती करते हैं, ये सारा आपका एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि हस्बेंड्री ले लीजिए, पोल्ट्री फार्म ले लीजिए, फिशिंग ले लीजिए, ये सारा आपका आ जाएगा रियरिंग ऑफ एनिमल या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और साथ ही साथ जो भी आप अनाज बोते हैं जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, ये सारा आपके किसके अंदर आ जाएगा, क्रॉपिंग या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, फिर लिखा गया अबाउट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट। ठीक है, आप अगर इकोनॉमी थोड़ा सा भी पढ़ के आए होंगे तो इकोनॉमी में पढ़े होंगे कि इकोनॉमी में जो भारत की इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर में बटा हुआ है। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर क्या है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा सेक्टर है टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग उत्पाद करते हैं। उत्पाद का मतलब कि उसे या तो हम बोते हैं या तो हम उसे जन्म देते हैं। जैसे ये कल्टीवेशन, कल्टीवेशन एक प्रकार का आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। साथ ही साथ जो भी आपका डोमेस्टिकेशन आ गया या माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, जिस चीज़ को आप इनिशियल फेज में काम करते हैं, शुरुआती में काम करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। तो आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर एक प्रकार का प्राइमरी सेक्टर है क्योंकि आप अनाज को खुद से बोते हैं और फिर उससे अनाज निकलता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ये आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अबाउट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट। भारत के जो 50% लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। मतलब वो अपने खाने के लिए या अपने इकोनॉमिक सेक्टर को चलाने के लिए, इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाने के लिए वो भारत का जो आधा जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, फिर देखिए लिखा गया टाइप ऑफ फार्मिंग। अब भारत में कितने प्रकार के फार्मिंग होते हैं इसको हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, जो पहला फार्मिंग का टाइप है उसका नाम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस ये बताइए, और आप क्लास 8 में थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि अपना पेट भर लेना। ठीक है, तो वो फार्मिंग या वो कल्टीवेशन जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए करते हैं उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। आप क्लास 8 और 9 में ये जरूर पढ़े होंगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप अपने पेट को या अपने परिवार के पेट को भरने के लिए जो खेती करते हैं, जैसे आप अपने आपके आसपास में जो भी जमीन आपका है उसमें आप क्या के लिए बैगन बोलिए, मिर्चा बोलिए, साथ में टमाटर बो दिए, जो भी मतलब कि छोटा छोटा सब्जी या कुछ अनाज आप बो रहे हैं जिससे वो आपके खाने के लिए हो, आप उसको बेच के पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, तो वो फार्मिंग आपका किसमें आ जाएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग में आएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके आगे एक शब्द लगा हुआ है, इसका नाम है प्रिमिटिव। तो इसको पूरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग उसे बोलेंगे वो फार्मिंग जो पौराणिक समय में होता था या प्राचीन समय में होता था। जब लोग पहले कल्टीवेशन करते थे तो पहले उनके पास ट्रैक्टर, अब बताइए अगर सबसिस्टेंस फार्मिंग करना है, आपको घर के लिए अनाज को उपजाना है,
आपको आपका एक प्लॉट है मान लीजिए 2 कट्ठा का, और उस 2 कट्ठा में आपको कुछ खेती करना है, जिससे जो भी अनाज आए तो आप सिर्फ अपने खाने के लिए, अपने साल भर के खाने के लिए इसको रखना है। तो उसमें ज़्यादा मात्रा में आप जो भी कल्टीवेटर है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, उसका प्रयोग ना करके आप क्या करेंगे, आप या तो कुछ वर्कर को ले लेंगे जो काम करेंगे, और साथ में आप मैन्योर का प्रयोग करेंगे। मैन्योर मतलब होता है खाद, जो कि काउ डंग से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप बता दीजिएगा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उसे बोलेंगे वो फार्मिंग जो हम अपने खाने के लिए करें और प्रिमिटिव हो, जिसमें आप हसुआ, खुरपी या कुढ़ाल, ठीक है, इन सब का प्रयोग करते हो, और ज़्यादा अमाउंट में आप मतलब कि पैसा ना खर्च करें, ज़्यादा अमाउंट में आप उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग ना करें, ट्रैक्टर का उपयोग ना करें, मतलब आप उसको स्मॉल स्केल पर या स्मॉल लेवल पे जब खेती करते हैं अपने पेट को पालने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। समझ आ गया। अगला आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखिए, मान लीजिए जिस प्रकार भारत का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर परिवार में पहले 3-4 लोग थे, अब 3-4 लोग से 8-9 हो चुके हैं, मतलब एक परिवार का जो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रहा है। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो उनके लिए फीड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, खाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो फीड का जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो उनको ज़्यादा अनाज चाहिए। अब ज़्यादा अनाज कहाँ से आएगा, वो ज़्यादा खेती करेंगे। अब ज़्यादा खेती करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि पहले जो जमीन 10 कट्ठा में 5 बोरा अनाज देता था, तो ऐसा थोड़ी है कि उनको उसको पता चलेगा कि आपके यहाँ जनसंख्या बढ़ गया है तो वो अनाज ज़्यादा देने लगेगा। ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जमीन है, जमीन जितना अनाज देता था उतना ही देगा। लेकिन हम और क्या करें, एक ज्योग्राफी में वर्ड लिखा गया है, ज्योग्राफी में लाइन लिखा गया है कि हम क्या किए हैं, मनुष्य अपने जीने के लिए इस धरती को क्या कर दिए हैं, मॉडिफाई कर दिए हैं। अपने एडेप्टेशन के लिए इस धरती को मॉडिफाई करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन के द्वारा बहुत सारा कल्टीवेटर बनाए हैं, बहुत सारा हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बनाए हैं जो कि केमिकल कंपाउंड है, जिसका प्रयोग करके हम जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और साथ में जब फर्टिलिटी बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा अनाज को प्रोड्यूस करता है। समझ आया? तो वो भी क्या आपका सब्सिस्टेंसी फार्मिंग है, ठीक है। आप इस फार्मिंग में भी अपना ही पेट पालेंगे, अपने ही घर या परिवार का पेट पालेंगे, लेकिन वो किस अमाउंट पे करेंगे, इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ फर्टिलाइजर या कुछ पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, ताकि आपके घर में जो लोग जैसे बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपका जो अनाज का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ता रहे। अब ऐसा ना हो कि लोग बढ़ जाए, अनाज कम रहे तो लोग भूखे मरने लगे, ऐसा भी ना हो, ठीक है। तो इंटेंसिव फार्मिंग होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है कि आप अनाज को बढ़ाते हैं। अनाज कैसे बढ़ाते हैं, तो आप बढ़िया बढ़िया कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, साथ में पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि कुछ लार्ज लेवल पे एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। ये दोनों समझा गया है, ये दोनों आपका था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अगला जो है, अगला आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्य, वाणिज्य होता है, ठीक है। और लिखा है कमर्शियल फार्मिंग, तो आपका हो जाएगा वाणिज्य, जो खेती होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप जो भी खेती करेंगे वो आप अपने पेट भरने के लिए नहीं करेंगे, आप उससे कमाएंगे। जैसे कि जूट का कल्टीवेशन, जैसे कि कॉटन का कल्टीवेशन, जैसे कि आपका शुगर केन का कल्टीवेशन, ठीक है। और ले लीजिए कॉफ़ी का कल्टीवेशन, टी का कल्टीवेशन। तो ये सारा जितना भी टी, कॉफ़ी, रबर या जूट, ये सारा है, आप क्या उसे खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे। शुगर कैन से क्या बनता है, चीनी बनता है, तो चीनी तो आप उतना खा नहीं पाएंगे, ठीक है। साथ में जो जूट होता है, जूट या कॉटन, जूट कॉटन तो आप खा नहीं पाएंगे, और इतना भी ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर लेंगे जिससे आपके घर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, हम बहुत बड़े लेवल पे अनाज या किसी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, जिससे क्या हो सके, हमारे पास कुछ ज़्यादा मात्रा में आए, जिससे हम पैसा कमा सकें, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग में आम बात में आप ये याद रखिएगा कि कमर्शियल फार्मिंग उसे बोलेंगे जब हम पैसा कमाने के लिए कोई क्रॉपिंग कर रहे हैं या पैसा कमाने के लिए कुछ कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो आपका कमर्शियल फार्मिंग में आएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो था सब्सिस्टेंस फार्मिंग था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अपने घर परिवार के पेट भरना, कमर्शियल का मतलब होता है पैसा कमाना, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले लीजिएगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और इंटेंसिव में आपका हो जाएगा वीट हो जाएगा, ठीक है, पैडी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे मिलेट्स हो जाएंगे, ठीक है, पल्सेस हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा।
लेकिन कमर्शियल में आपका होगा शुगर कैन, जूट और बीट, पैडी, ये भी आएगा, ठीक है। साथ में आपका क्या आएगा, रबर आएगा, कॉफी आएगा, टी आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको टाइप ऑफ फार्मिंग समझ आया होगा और इंटेंसिव प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है ये समझ आया होगा, और साथ में कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को समझते हैं कि मिट्टी क्या है और कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाए जाते हैं, और भारत का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो कैसा है, और कौन सा सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, और इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतना देर तक जो वीडियो देख लेगा वो सच में पढ़ने वाला बच्चा ही होगा, ठीक है। तो आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप अगर इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आई होप कि आप इस एग्जाम में बहुत बहुत बढ़िया करने वाले हैं, ठीक है। तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है सॉइल, लिखा गया सॉइल के बारे में। एग्जाम में अगर आगे 2 मार्क्स में या एक मार्क्स में कि बताओ व्हाट इज सॉइल, तो आप बताइएगा अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ क्रस्ट का जो ऊपर वाला सरफेस है या लेयर है उसे क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, ठीक है। फिर लिखा गया है इट्स टाइप, कि सॉइल के कितने टाइप होते हैं भारत में। तो भारत में एनसीईआरटी में मेंशन है, या भारत में स्पेसिफिकली 6 टाइप ऑफ सॉइल होते हैं, जिसका नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। पहला जो सॉइल है उसका नाम है अलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल से आपका पूरा नॉर्दर्न इंडिया भरा हुआ है, ठीक है। मतलब जहाँ भी नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे वहाँ आपको क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी राज्यों में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल आपका वहाँ पर मिलेगा जहाँ पे प्लेट्यू होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा जो भी मतलब तेलंगाना हो गया, और इधर आपका हो गया उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, इन सब रीजन में आपको क्या मिलेगा, रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा। उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे प्लेट्यू होंगे, जैसे दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। दक्कन प्लेट्यू में दक्कन पूरा ब्लैक सॉइल ही है, ठीक है। एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ठीक है, ये सारा आपका ब्लैक सॉइल में आ जाएगा। फिर लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आप कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे ब्रिक्स होंगे। ब्रिक्स का मतलब होता है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स, ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल आपको कहाँ पाया जाएगा, जैसे राजस्थान में पाया जाएगा। और जहाँ पे मतलब डिजर्टेबल सॉइल है वहाँ पे आपको क्या पाया जाएगा, लेटराइट सॉइल। डिजर्ट सॉइल, डिजर्ट सॉइल भी आपका राजस्थान वाले पार्ट में या उस पार्ट में जो कि माउंटेनियस रीजन में हो, ठीक है, या फॉरेस्ट रीजन में हो, तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, डिजर्ट सॉइल। अगला है आपका माउंटेनियस सॉइल। वो सॉइल जो कि आपका उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या वहाँ पे पाया जाए जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हो और वहाँ से ग्लेशियर पिघलता हो। जब वहाँ पे ग्लेशियर पिघलता है तो उसके साथ साथ जो मिट्टियाँ आती हैं उसे बोलते हैं माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। तो आई होप आपको ये 6 नाम जो है टाइप ऑफ सॉइल वो समझ आया होगा, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं, नोट में लिखा गया है द क्रॉपिंग सीजन पैटर्न इन इंडिया। भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है कि खेती कैसे करना है, कि किस साल में या किस समय में हमें कौन सा खेती करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप गर्मी के सीजन में आप गेहूँ बो दिए हैं, गर्मी की खेती में कभी आपका गेहूँ जमेगा नहीं जमेगा, उसके लिए कुछ अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। मतलब हर सब्जी या हर जो भी फल है, फ्रूट है, या हर वेजिटेशन के लिए अपना एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। तो उसी प्रकार उसी के बेसिस पे हम लोग एक क्रॉपिंग सीजन पैटर्न बनाए हैं, जिसे हम बोलते हैं रबी, खरीफ और जैद, ठीक है। तो भारत में 3 प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न है। पहला है राबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जैद, ठीक है। अब देख लेते हैं कि राबी किस सीजन में जाता है और खरीफ और जैद, ठीक है। बोला गया सीजन कि राबी जो आपका होता है वो ठंडी के मौसम में बोया जाता है। उसके बाद है आपका खरीफ। खरीफ आपका मानसून के जो भी मतलब कि बरसात का जैसे सीजन आता है, ठीक है, अगस्त सितंबर वाले सीजन में जब बरसात होता है तब आपका बोया जाता है खरीफ। उसके बाद आता है जैद। जैद आपका बहुत गर्मी जब पड़ता है, जैसे जून जुलाई या अप्रैल मार्च जैसा भी चल रहा है, तो इस सीजन में क्या बोल जाते हैं, जैद बोल जाते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन सा महीना है और किस महीने में बोया जाता है और कब तक काटा जाता है इस फसल को। तो जब आपका राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप आपका बोया जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर तक एक एग्जांपल लेते हैं गेहूं को, ठीक है। अक्टूबर नवंबर आपका गेहूं तक बोआएगा और मार्च तक या फरवरी तक उसे काट लिया जाएगा जब वो बढ़िया हो जाए, बढ़िया से मतलब पक जाएगा तब, ठीक है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपका रबी क्रॉप चलता है। उसके बाद आपका खरीफ क्रॉप, खरीफ में हम ले लेते हैं धान को, ठीक है, धान मतलब कि पैडी, ठीक है। तो
जब पूरा मानसून पड़ने लगता है, बारिश आने लगता है, तब आपका क्या बोया जाता है? खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल में था पैडी, ठीक है। तो जून में बोया जाएगा, जून जुलाई से बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक ये क्रॉप काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जेड। जेड में आपका क्या, मार्च से जून तक, मार्च के दिन में आप इसे बोएंगे, मतलब जैसे गर्मी आने वाला होता है तो उसके बोझ को बो दिया जाता है, ठीक है। और जून जुलाई तक इसे काटा जाता है, ठीक है। तो आपका जो जेड क्रॉप है वो जेड क्रॉप मार्च में बोया जाएगा और जून तक काट लिया जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि इन रबी, खरीफ और जेड में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है रबी के लिए वो आपका है व्हीट और मस्टर्ड, पोटैटो, जूट, ठीक है। आप देखे होंगे आपके गांव में जो मस्टर्ड का खेती होता है, सरसों का तेल का, तो वो भी सरसों का, मतलब सरसों का जो खेती होता होगा या आलू का और जूट का, ये सारा आपका विंटर सीजन या रबी क्रॉप में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका खरीफ में। खरीफ में आपका राइस है, मेज है और कॉटन है। एग्जाम्पल भी कॉटन हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। बार बार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कि जूट किस सीजन में बोया जाएगा या जूट किस क्रॉपिंग पैटर्न में बोया जाएगा। तो जूट आपको भरना है रबी में और कॉटन भरना है खरीफ में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और राइस बोया जाता है खरीफ में, व्हीट बोया जाता है रबी में। अगला देखिए जेड। जेड में मतलब ये होता है जो भी आप खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, ठीक है, या वाटरमेलन, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सारा आपका गर्मी के दिन बोया जाता है। साथ में एग्जाम्पल में पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ठीक है, ये सारा क्या हो गया, जेड का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप कि आपको इस क्विक रिविजन में 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको पूरा जो वीडियो है, पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर में जो भी आपका मतलब कि समरी था, जो निचोड़ था इस चैप्टर का, वो समझ में आया होगा। और ये तीनों जो लिखा गया है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता भी है और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ इस वीडियो से तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो किसी वीडियो से या किसी चैप्टर से तो आप मैसेज या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको उस वीडियो पे उस टॉपिक पर वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। तो साइन अप करते हैं इस वीडियो से और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।